अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपने इश्क मुस्तफ़ा नावल की थर्ड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। फिर उसके पास आ बैठा, कैसा लगा डियर? जब आंखें खोलोगी तो खुद को मेरे करीब पाओगी। इसके बालों को अपने हाथों पे लपेटने लगा। 3-4 पल देखकर खोलता और फिर लपेट लेता। यमीना रोएगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर यहाँ से जाने की इजाज़त तलब करेगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा। कितनी खूबसूरत हो तुम, ज़रा अक्ल से काम लो तो हज़ारों को दीवाना कर सकती हो। वो बड़बड़ाया था। लेकिन इन हज़ारों में आमिर रज़ा नहीं हो सकता। वो तुम्हारा दीवाना हो। थू थू। धीरे धीरे शराब का नशा उसके दिमाग पर चढ़ रहा था। चंद लम्हों बाद वो सो गया और जब दोबारा आँख खुली तो वो चौंक गया। यमीना नमाज पढ़ रही थी। वो खिसक कर बेड क्रून से टेक लगा कर बैठ गया। चंद लम्हों बाद यमीना दिमाग मांगकर उठ खड़ी हुई थी। गुड मॉर्निंग माई डार्लिंग। वोट कर इसके करीब आया था। इसके चेहरे के इत्मीनान को इसने हैरत से देखा। इसके चेहरे पर ऐसा सुकून था गोया वो अपनी मर्जी से यहाँ आई हो। सलाम मसनून, कहते हुए इसने चादर को आगे बढ़ाकर एक दराज खोलकर इसमें रखा। वो एक बेडशीट थी जिसे कलीन पर बिछाकर इस पर नेज़ पर नमाज पढ़ी थी। ये कैसा सलाम है? वो मुतहज्जिब हुआ था। इसे देखने लगा। जवाबन वो कुछ नहीं बोली। आप जैसे मुसलमान लोग तो अस्सलाम वालेकुम कहते हैं ना। मुसलमान से मिले तो इस पर अल्लाह की रहमत भेजता है। बाकी लोगों से मिलती हुई मसनून सलाम करता है, यानी जो उसका तरीका वही कबूल कर ले। इसकी तफसीली जवाब ने आमिर रज़ा को खोखला कर दिया। तुमने ये फैसला कर लिया कि कैसे कर लिया कि मैं मुसलमान नहीं हूँ? वो जरहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ा। जो शख्स पैदा होते ही अल्लाह का जिक्र करने के बजाय हराम चीज़ों को मुंह लगाता हो वो मुसलमान हो सकता है? इसका लहजा सवालिया था। वेरी फनी, कहती इसने अपने करीब खींचता था। चलो भाई, थोड़ा मुसलमान मैं भी हो जाता हूँ किसी हलाल चीज़ को मुंह लगा के। इसने इसकी चादर उतार कर दूर फेंकी थी। यार तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत हैं। यकीन करो मैंने आज तक इतने बड़े बाल किसी के नहीं देखे, वो कह रहा था और वो मनोहुजात थी। या इलाही, ये शख्स बेशक मेरा शोर है लेकिन ये बहुत गुनाहगार है मौला। ये शराबी है। तूने मुझ पर हमेशा अपनी रहमतें नाजिल की हैं मालिक। मुझे इस गुनाहगार से बचा ले, इसे मुझसे दूर रख मौला। इसने आंखें भी सख्ती से मैच ली थी। वो ज़रा पीछे को हुई थी लेकिन बाल इसकी मुट्ठी में होने के बाद बहुत दूर ना जा सकी। क्या हुआ है? आपके मुंह से शराब की बदबू आ रही है। इसकी आवाज़ में बेचारगी थी। वो हंस दिया। रात में क्या हुआ था? इतनी गहरी नींद सो गई तुमने? नींद की गोलियां खा ली थी? हाँ। इसने झूठ बोलना बेकार समझा था। इसने नूरीन से इशारे से गोलियां लाने को कहा था, जिस पर वो चौंकी थी। तुम यहाँ आना नहीं चाहती थी, फिर यहाँ आगे कैसे लग रहा है? वो इस मैच में नहीं पड़ रहा था कि गोलियां कहाँ से आई थी। यकीनन नूरीन ही दी होंगी और अब वो नूरीन की पहुंच से बहुत दूर थी, इसलिए इसने इस बात की फिक्र नहीं की। आप खुद बताएं कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आकर बहुत बुरा, और यकीनन अब तुम यहाँ से भागने की कोशिश भी करोगी लेकिन याद रखना तुम्हें नाकामी होगी। नहीं, ना तो मुझे बुरा लग रहा है ना मैं भागने की कोशिश करूँगी। इसके इत्मीनान से कहने पर वो चौंका। क्यों? इसके मुँह से बेख्तियार निकला था। मुझे अपने रब पर पूरा यकीन है। जिस तरह वो मुझे पर्दे में यहाँ लाया इसी तरह वो यहाँ मेरे पर्दे की हिफाजत भी करेगा। अल्लाह पर यकीन है। यमीना के लहजे को इसकी ज़ात को पुरसुकून कर रखा था, लेकिन आमिर रज़ा का चैन इस लम्हे हारत हुआ था क्योंकि वो उससे लाई हुई कपड़े में नहीं बल्कि अपनी चादर में यहाँ आई थी। आमिर रज़ा लब भींजी हुई इसके पुरसुकून चेहरे को देख रहा था। आप फ्रेश हो जाए, मुझे भूख लग रही है। नाश्ते का ऑर्डर मैं करूं या आप करेंगे? इसके कहने पर इसे याद आया कि वो रात को भूखी सो गई थी। मैं ऑर्डर करूंगा। इसने एक गहरा सांस लेकर दिमाग की खोखलन को कम किया था। जवाबन वो चुप रही। इसने इंटरकॉम का बटन दबाया और नाश्ता ऑर्डर करने के बाद वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब बैग निकला तो मुलाजमा नाश्ता टेबल पर सेट कर रहा था और इसने सोफे पर बैठ के दूध की गिलास से टोस्ट उठाकर खाना शुरू कर दिया। वो रुककर इसे देखने लगा। डियर वाइफ, तुम जैसी पार्सा ये हराम पैसों का नाश्ता करी है, नाकाबिले यकीन। वो वाकई हैरान हुआ था। वो सर झुकाए नाश्ता करती रही। तुम एक टाइम भूखी रहकर अगले टाइम हराम खाने पर कैसे तैयार हो गई? दूसरी तरफ इस बार भी खामोशी रही। नाश्ते के बाद रज़ा का पैगाम आ गया। चलो नीचे, सब तुम्हारे मुंतजिर है। इसने मुस्कुराकर इसे देखा था। वो दोनों साथ बह निकले थे। सब ने बहूर यमीना को देखा जो चादर में मुलविस थी। हसब आदत इसका चेहरा ऊंचा और नजरें झुकी हुई थी। इसके चेहरे पर ऐसा इत्मीनान था इसके साथ कोई गैर मामूली वाक़या अंजाम पजीर ना हुआ हो। आपने मुझे बुलाया पापा? वो सोफे पर बैठा था लेकिन वो सब इसे
यमीना को देख रहे थे। बैठ जाओ। इसने यमीना को सर घुमा कर देखा तो वो आगे बढ़ी और इसकी बराबर में बैठ गई। सबने इसकी तब्दीली को नोट किया था कि वो नीचे बैठा करती थी। यमीना, अब तुमने क्या सोचा है, क्या करना है तुम्हें? रज़ा ने इससे कहा था। मुझे क्या सोचना है, जब सब कुछ अल्लाह ज़ुल जलाल का है तो तुम आमिन के साथ रहने के लिए तैयार हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करोगी। हाशिम का लहजा अपने अंदर बेयकीनी समाई हुई था। अल्लाह ज़ुल जलाल आगे क्या करेगा मैं नहीं जानती, फिर आपको क्या बता सकती हूँ। उसके चेहरे पर जितना इत्मीनान था, इसका लहजा भी इतना ही मुतमिन था। रज़ा, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था कि तुम अपने घर का सुकून दरम बरम करोगे। हाशिम तलमुलाती हुए बोले थे। बाकी सब भी लब बींचे से देख रहे थे। यमीना उठो, आमिर रज़ा ने कहा तो वो फौरन खड़ी हो गई। यमीना बैठो, आमिर रज़ा ने फिर कहा तो वो बैठ गई। सब ने चौंक कर आमिर रज़ा के खेल को समझने की कोशिश की। जाओ अपने कमरे में जाओ, इसने कहा तो वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आप लोगों ने देखा वो लड़की किस तरह मेरे इशारों पर उठना बैठना कर रही है। आमिर रज़ा ने इन सबको देखा। और तुम समझ रहे हो कि वो तमाम उम्र तुम्हारे इशारे पर नाचने वाली है। मैं इसे सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी कहूँगा। दरवाज़ा क्रॉस करती यमीना ने हाशिम का लफ्ज़ सुना था। वो कमरे में आ गई जबकि आमिर रज़ा काफ़ी देर बाद कमरे में आया। वो सोफे पर बैठी हुई थी। इन्हें भी तुमसे बिल्कुल तुम्हारी चादर से डर लग रहा है। इन लोगों को लगता है कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। वो इसे देखने लगा। सो क्यूट, सो ब्यूटीफुल यमीना, लग रहा है तुम्हारे बाल मुझे तुम्हारा दीवाना बना देंगे। इसने इसके गिर्द बाजू का घेरा तंग किया और यमीना बर्दाश्त की आखिरी सरहद पर पहुंच गई थी। इससे इसका लम्स किसी तौर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आमिन बदकिरदार है, शराबी है, घटिया इंसान है। तानिया की आवाज़ हथौड़े की तरह इसके सर पे लग रही थी। मालिक, इस गुमराह शख्स से मुझे बचा ले। ज़ब्त शिद्दत से सुर्ख चेहरा लिए वो रफ से दवा गो थी। तभी आमिर रज़ा का मोबाइल बजने लगा तो वो चौंक कर पीछे हुआ। यस। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया तो वो उठ खड़ा हुआ। मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, किसी भी फजूल हरकत की कोशिश मत करना। लंच साथ करेंगे। मेरे मौला तेरा शुक्र है। यमीना ने आज़ादी के एहसास के तहत एक गहरा सांस लिया। वो वार्डरोब से कपड़े लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। जब वो बाहर निकला तो वो बेड पर आंखें बंद किए लेटी थी। वो उसे देखकर वो उस लड़की को जितना अजीब समझता था वो उससे भी ज़्यादा अजीब निकली। इसका जवाबी बिहेव वो किसी का जो बिहेव था वो किसी आम लड़की का नहीं था। इसे रोना धोना चाहिए था क्योंकि वो उससे शादी से इनकार कर रही थी। इसे इस घर में आने के बाद एक तूफान उठा देना चाहिए था। वो अपने बाप के घर पकने वाले खाने नहीं खाती थी, लेकिन इसने यहाँ बेहद आराम से बैठकर नाश्ता किया। वो नीचे बैठती थी, नीचे लेटती थी। यहाँ कर वो अचानक कैसे तब्दील हो गई। ये वाकई दुनिया में एक अजूबा है। वो सोचता हुआ बाहर निकल गया। दोपहर में वो वापस आया तो यमीना नमाज पढ़ रही थी। वो खाने का ऑर्डर देखकर इसे देखने लगा। कुछ देर बाद मुलाजमा ट्रे ले आई। वो नमाज पढ़कर खाने की टेबल इसके पास आई। वो अपनी प्लेट में बिरयानी डालकर इसने खाना शुरू कर दी, जबकि आमिर रज़ा पहले शुरू कर चुका था। अभी मैंने ब्यूटिशियन को बुलाया, अपना हुलिया चेंज करवा लेना। आमिर ने कहा। इसी लम्हे दरवाज़ा बजा। आमिर रज़ा की जस कहती एक लड़की अंदर दाखिल हुई। यमीना के पूरे बदन में इसे देखकर सनसनाहट फैल गई। इसने लब बीनकर खाने से हाथ रोक दिए थे। वो यही समझी थी कि ये ब्यूटिशियन है। इस लड़की ने बेहद बेहुदा लिबास से तन कर रखा। इसके बाल शोल्डर कट थे जिसे इसने गोल्डन ब्राउन कलर में ड्राई करवाया था। हेलो रूशी। आमिर रज़ा उठ खड़ा हुआ था। तुमने शादी की और मुझे इत्तला भी नहीं दी, वो खफा लहजे में कह रही थी। यमीना ने एक सुकून भरा सांस लिया था। यकीनन वो ब्यूटिशियन नहीं थी, इसलिए इसने दोबारा खाना शुरू कर दिया। आमिर रज़ा ने पहले इसकी बेचैनी को और अब इसके इत्मीनान को बखूबी देखा था। अरे शादी वादी क्या, बस एंजॉय कर रहा हूँ। वो मुस्कुराते हुए रूशी को देखने लगा। कैसा फील कर रहे हो उसके साथ, एंजॉय करती है? वो खासी हकारत से यमीना को देखने लगी। अभी क्या कह सकता हूँ इस बारे में। इसने किन अँखों से यमीना को देखा जिसके हलक में नवाला फंस गया था। इस लड़की में कुछ खास नहीं है। इस बात पर आमिर रज़ा खिलखिला कर हंसा था। यू राइट डार्लिंग, तुम्हारी जैसी बात कहाँ। तो फिर छोड़ दो इसे। आई लव यू आमिर। रूशी यकदम आमिर रज़ा के सीने से लगी। यमीना ने बेइख्तियार दिल में इसकी हिम्मत को दाद दी थी। रूशी आमिर रज़ा को यमीना को छोड़ने के लिए कह रही थी। आमिर रज़ा जिसने यमीना के कहने पर नहीं छोड़ा था, माँ बाप खाला खालू के समझाने पर नहीं छोड़ा था, वो रूशी के एक जुमले से इसे छोड़ने वाला था। ये रूशी को कैसे यकीन था। इसने अगले लम्हे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया, लफ्ज़ों से भी अमल से भी। छोड़ना ऐसे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इसने रूशी को मुस्कुराते हुए खुद से अलग किया था। जब तक ये तुम्हारी जैसी खूबसूरत
اور بے تکلف نہیں ہو جاتی۔ عامر رضا کے اگلے جملے نے پانی پیتی یمینہ کو پھندا لگا دیا تھا۔ یہ خوبصورتی نہیں، بے حیائی ہے، اور بے تکلفی نہیں، بے شرمی ہے، اس نے کہا، اور پھر کھانا شروع کر دیا، جبکہ روشی نے حیرت سے اسے دیکھا اور عامر رضا نے مسکراتی ہوئے، اچھا تو زبان ہے اس کے منہ میں، ارے ایسی ویسی۔ عامر رضا ہنس پڑا۔ اینی وے تم بتاؤ تم کیسے آ گئی؟ میں آج رات نائٹ پارٹی کی دعوت دینے آئی تھی، تمہاری ماما نے بتایا کہ تم اپنے روم میں اپنی وائف کے ساتھ پارٹی میں آؤ گی یا اس کے ساتھ رہنا ہے؟ پارٹی میں آؤں گا بیبی، اسے لے کر آؤ گے، یہ بھی انجوائے کر لے گی۔ وہ خباثت سے ہنسی تھی۔ یمینہ کا جی چاہ کے تھپڑ مار دے اس کے منہ پر، لیکن وہ ایسے لوگوں کی منہ نہیں لگایا کرتی تھی، بلکہ خاموش رہنے کو ترجیح دیتی تھی۔ وہ چپ تھی، لیکن غصے سے سرخ چہرہ عامر کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اوکے، میں اسے بھی لے آؤں گا، پھر میں چلتی ہوں، پارلر کا بھی چکر لگانا ہے، اور تم ذرا اسے انسان بنا کر لانا۔ اس نے ایک بار پھر ناگواری سے بھرپور نظر یمینہ پر ڈالی اور پلٹ گئی۔ تب عامر رضا اس کے سامنے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ لب بھیجے کھانے سے ہاتھ روک چکی تھی۔ ان پلکوں کو کیا ایلفی سے چپکایا ہے یمینہ؟ اس کے کہنے پر وہ چونکی اور پھر ایک الجھن اس کے چہرے کا حصہ بن گئی۔ وہ یقیناً عامر رضا کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی۔ یہ پلکیں بس جھکی رہتی ہیں، اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا اور وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کی رنگت گلابی تھی اور ہونٹ کے نیچے ایک کالا سا تل۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ سو کیوٹ یمینہ، ویری کیوٹ۔ پتہ ہے یمینہ، اگر میں تمہارے ساتھ رہا تو آئی ہوپ میں پاگل ہو جاؤں گا، ہر طرف تم نظر آؤ گی، میں شاید کچھ بھی دیکھنے کے قابل نہیں رہوں گا۔ وہ ٹیبل پر کونی رکھے ہوئے مٹھی پر تھوڑی ٹکائے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یقیناً اسے عامر رضا کے لبوں سے ہونے والی اپنی تعریف میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ یار ایک بات تو بتاتی جاؤ، تم یہاں حرام کیسے کھا رہی ہو؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا۔ اس نے ہاتھ چھڑایا اور واش روم میں چلی گئی۔ واپس آ کر وہ لیٹ گئی، جبکہ وہ کمپیوٹر کے آگے بیٹھ گیا تھا۔ رضا نے اس کی آج ایک پروجیکٹ کے لیے ڈنر فل کرنے کا کہا تھا۔ یہ کام ہمیشہ وہی کرتا تھا، اس کا فل ٹرینڈ ہمیشہ سلیکٹ ہوتا تھا۔ رضا کو اس کے خوشبخت ہونے میں کوئی شک نہیں تھا۔ وہ بچپن سے جو چاہتا تھا حاصل کر لیتا تھا۔ ٹرینڈ فل کرتے ہوئے اس کی نظر یمینہ کی طرف اٹھی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ وائف، کھانے اور سونے کے علاوہ بھی کوئی کام کر لیا کرو، ورنہ وزن میں ایلیفینٹ بن جاؤ گی۔ کیا کروں؟ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ اپنے شوہر کی خدمت کر لو یار۔ وہ کمپیوٹر کے آگے سے اٹھا اور بیڈ پر اس کے قریب آڑا ترچا سا لیٹ گیا اور خود اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں دبانے لگا، لیکن اس اگلے پل وہ چونکا تھا۔ یار تم نارمل لڑکی نہیں ہو؟ اس نے آنکھوں پر سے ہاتھ ہٹا کر اسے دیکھا، جو بیٹھنے کے بعد اب اس کا سر دبا رہی تھی۔ اگر تم نارمل لڑکی ہوتی نا تو سیدھا میرا گلا دبا دیتی۔ آپ میرے شوہر ہیں، آپ کی خدمت مجھ پر فرض ہے، اور مجھ سے محبت۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کھینچا تھا۔ میں کسی گناہگار شخص سے محبت نہیں کر سکتی۔ اس کی بات پر وہ ہنس دیا۔ واقعی آپ جیسی پارسا لڑکی ایسی کر ہی نہیں سکتی۔ وہ ایک دن کی بھوک برداشت نہ کرتے ہوئے اپنی شوہر کی حرام کمائی سے کھانا کھا سکتی ہے، لیکن اس شوہر سے محبت نہیں کر سکتی۔ جواباً وہ چپ رہی۔ وہ اٹھ کر واپس کمپیوٹر کی طرف چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے چائے منگوائی تھی۔ یمینہ نے چائے نہیں پی۔ پھر وہ اٹھ کر باہر نکل آیا۔ پاپا آ چکے تھے۔ اس نے وہ ٹرینڈ ڈسکس کیا۔ واپس جب وہ کمرے میں آیا اس وقت 7 بج رہے تھے۔ یمینہ نیچے بیٹھی ہوئی تھی، وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ عامر رضا ساکت رہ گیا۔ وہ خود اتنی خوبصورت تھی، اس کی آواز بھی اتنی دلکش تھی، اور یہ دلکشی شاید اس لیے تھی کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی، وہ بھی مصحف شریف، کہ وہ لب بھیج کے رہ گیا۔ وہ حافظ قرآن بھی تھی، یہ ادراک اس پر ابھی ہوا تھا۔ تم کیا چیز ہو یمینہ؟ آدھے گھنٹے بعد جب وہ اٹھی تو وہ بے اختیار بولا تھا۔ چادر طے کرتی یمینہ کے چہرے پر الجھن آ گئی۔ یہ تبصرہ اس پر کیوں کیا گیا؟ اسے سمجھ نہیں آتا۔ تم حافظ قرآن ہو؟ اس کے کہنے پر یمینہ کو پہلے والے تبصرے کی سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور اسپات میں سر ہلا دیا۔ وہ آہستہ سے واش روم میں کی طرف بڑھ گیا۔ میں روشی کی طرف جا رہا ہوں، دیر سے آؤں گا، تم کھانا کھا لینا، اس نے کہا، اور وہ پھر باہر نکل گیا۔ اس کی عجیب سی حالت ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا اسے کیا ہو رہا ہے۔ یمینہ کو نماز پڑھتا دیکھ کر اس کی ایسی حالت نہیں ہوئی تھی جیسی یہ جان کر ہوئی تھی کہ یمینہ حافظ قرآن ہے۔ اس کا دل بوجھل سا ہو رہا تھا۔ یمینہ نے کھانا کھا لیا۔ وہ 11:15 بجے آ گیا تھا۔ جی صاحب، میں نے دے دیا تھا۔ لاؤنج میں ملازمت سے دیکھ کر کھڑا ہو گیا تھا اور وہ اپنے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ وہ چاہ کر بھی روشی کے پارٹی میں نہیں جا سکا تھا۔ یمینہ سو رہی تھی، دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ اس کی چادر سر سے اتری تھی اور گلے میں لپٹی ہوئی تھی۔ یقیناً وہ سوتے میں سر سے سرک تھی۔
हो गई और वो खामोशी से इसके पास आकर बैठा था, अपने जूते मोजे उतारे और इसे देखने लगा। ये लड़की जो इसकी बीवी थी, इस पर सारे हक रखने के बावजूद वो अपने हक का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा था। हल्काना वो किसी लड़की से होने वाली पहली मुलाकात में हर हद क्रॉस कर लेता था। फिर यमीना और इसके बीच ऐसा क्या था कि वो 24 घंटे में इसके साथ रहकर भी इससे बहुत फासले पर था। इसने चंडाकर तकिए पर सर पटाखा था और इसकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो हफ्ज़े कुरान है, करंट की तरह इसके अंदर ये जुमला उभरा तो वो यूं पीछे हुआ गोया वाकई ऐसे करंट लगा हो। दर्द की एक तेज लहर इसके दिमाग में सरियत कर गई। इसने दोनों हाथों से बाल पकड़कर नोचे थे। इस लड़की के दिल में कुरान महफूज है, इसकी ज़ुबान पर कुरान रवा। ये लड़की बहुत नेक है, तो क्या कोई नेक इंसान इसका हमसफ़र होना चाहिए, तुम जैसा गुनाहगार नहीं। शट अप। एक तरफ सर का शदीद दर्द, दूसरी तरफ ज़मीर की मलामत। नो, तुम बुरा क्यों मान रहे हो? क्या गुनाहगार नहीं हो तुम तो गैर लड़कियों से ताल्लुकात में हर हद क्रॉस कर लेते हो, तो इस लड़की से दूर क्यों हो? जानते हो क्यों? क्योंकि इसके पर अल्लाह पर कामिल यकीन है कि तुम जैसा गुनाहगार इसे छू नहीं सकता। चलो छू कर दिखाओ। ज़मीर हंसा था और वो तलमला गया। पता है क्या, इस लड़की ने इस किताब को सीने में महफूज कर रखा है, तो रब ताला भी इस पर बहुत मेहरबान है। वो तुम्हारे साथ रहकर भी महफूज है। ज़मीर इसे चढ़ा रहा था, इसे लगा इसकी दिमाग की रगें फट जाएंगी। शट अप। वो गुस्से से धाड़ा था। यमीना झटके से उठ बैठी थी। क्या हुआ? बेहद परेशानी के आलम में वो आमिर रज़ा पर चुकी थी। वो आंखें बंद की अपने बालों को नोच रहा था। क्या समझती हो तुम खुद को? बोलो, क्या समझती हो? इसने खींच कर अपनी बाहों में भरा था। इसके बाजुओं के हिसारों में बेचैन होती इसकी दिमागी हालत के बारे में मशकूक हुई थी। आई हेट यू यमीना, मुझे तुम्हें अपने तरीके से चलाना है, वो तुम्हारे रास्ते पर नहीं चलना। वो सख्त लहजे में बोला था। आमिर रज़ा की इस पर गिरफ्तार सख्त हो रही थी। यकदम आमिर रज़ा का मोबाइल बजा तो वो चौंका। आमिर, कहाँ हो बेटा? फ़ौरन अस्पताल पहुँचो, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हुआ है। मम्मा का तुम दूसरी तरफ रज़ा थे। वो झटके से उठ बैठा। फिर अस्पताल का नाम पूछकर वो खड़ा हो गया। मम्मा का एक्सीडेंट हो गया, मैं अस्पताल जा रहा हूँ। वो मोजे जूते पहन रहा था। मैं भी चलूं? यमीना ने पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया और उठकर बैठ चला गया। दरवाजे पर पहुंचकर इसने जल्द झटका लगा था। इसने मुड़कर देखा, यमीना बाल बांध रही थी। कुछ था जो एक बार फिर इन दोनों के बीच आया था। वो लोग खींच के आगे बढ़ गया। मम्मा को क्या हुआ? तरन्नुम इसे स्टेशन पर मिल गई थी। घर की सीढ़ियाँ उतरती उनके पैर स्लिप हो गया। डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ा दिया। एक्सीडेंट घर पर हुआ, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम घर पर थे? तरन्नुम चौंकी। इसने सर इस बात में सर हिलाया। लेकिन मैं समझी तुम ऋषि की पार्टी में गए हो, इसलिए पापा को कॉल कर दी थी। लेकिन तुम्हें बताया किसने कॉल की थी? पापा ने। इसने तरन्नुम को बताया। फिर 2 घंटे बाद वो लोग मम्मा को लेकर घर आ गए। पापा भी घर पे थे। आमिर रज़ा ने चौंक कर तहज्जुब से देखा, क्योंकि यमीना पापा के साथ लाउंज में थी। कैसी तबीयत है आपकी? यमीना ने उठते हुए पूछा। इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों माँ बेटी के चेहरों पर नागवारी आ गई। किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वो वाकई कोई अजीब शय थी। शुमाइला ने गुस्से से बेटी की तरफ यूं देखा जैसे कह रही है उससे कहो यहाँ से दफ़ा हो जाए। लेकिन आमिर रज़ा ने ये नज़रें नज़रअंदाज कर दी। वो देखना चाहता था यमीना किस हद तक ठीक है। प्लास्टर खोलने के लिए क्या क्या डेट दी है? डॉक्टर ने चंद पल प्लास्टर का वकूर जायज़ा लेकर इसने पूछा तो आमिर रज़ा ने एक तवील सांस लिया। वो इस तवक्को कई ज़्यादा डेट थी। वो लोग इससे बात करने भी गवारा नहीं करते थे और वो इतने के लिए किस कदर फिक्रमंद थी। तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है? तुम जाओ यहाँ से, मम्मा को आराम करने दो। तरन्नुम की बर्दाश्त ख़त्म हो गई तो वो तकरीबन चीख उठी थी। वो एक लम्हे रुकी, फिर पलट कर लाउंज से निकल गई। अजीब लड़की है। आज मम्मा भी इससे बात को कबूल कर लिया था कि वो अजीब है। तरन्नुम इन्हें इनके कमरे में ले गई। रज़ा भी चले गए। आमिर रज़ा जिस वक्त कमरे में आया तब यमीना वुज़ू करके वॉशरूम से निकली थी। वो बावजूद सोने की आदि थी। यमीना, तुम इन लोगों के पास क्या करने गई थी? वो लोग तुम्हें देखना, तुमसे बात करना गवारा नहीं करते और तुम? वो कह रहा था। यमीना ने यकदम इसकी बात काट दी। क़यामत के दिन रब्बुल आलमीन फरमाएगा, ए इब्ने आदम, मैं बीमार हुआ तुम मुझे देखने नहीं आया। तो बंदा कहेगा कि ए रब्बुल आलमीन, मेरे मौला तुम बीमार होने से पाक है। तो रब फरमाएगा, मेरा फलां बंदा बीमार हुआ था, मुझे मालूम हुआ तो फिर भी देखने नहीं गया। अगर तू वहाँ जाता तो मुझे पाता। वो बिना पल के चिपकाए से देखता रहा जो लेटने के बाद आंखें बंद कर चुकी थी। चाहे वो तुम्हें डंडा ही क्यों ना मारे। एक शहूदन रोज़ हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकती थी। काफ़ी दिन ये हुआ, एक दिन आप गली से गुजरे तो इसने कचरा ना फेंका, दूसरे दिन भी ना फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा बजाकर पूछा,
اس घर سے रोज مجھ پر کچرا پھینکا جاتا تھا، لیکن آج اور کل نہیں پھینکا گیا۔ خیریت تو ہے نا؟ تب پتہ چلا کہ وہ شہودی بیمار تھی، لب کاٹ کر رہ گیا۔ یہ بات اس کی آنکھیں بند تھیں۔ عامر رضا بے چینی سے اپنے لب کاٹ رہا تھا۔ یہ بات اس نے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ اسلام کو سمجھنے کی نہ اسے فرصت تھی، نہ اسے دلچسپی تھی۔ وہ خالی الذہن کیفیت سے چھت کو کوڑتا رہا۔ اس کی حالت بھی عجیب اور دل بہت بوجھل ہو رہا تھا۔ سر کا درد پہلے سے زیادہ شدید ہو چکا تھا۔ عامر، وہ یمینا کی آواز اپنے بے حد قریب محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولنی چاہی لیکن وہ ناکام رہا۔ اسے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس بار ہلکی سی آنکھیں کھولنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ عامر، آپ کو بہت تیز بخار ہے، آپ پلیز کچھ کھا لیں پھر دوائی لے لیجیے گا، یمینا نے کہا تو اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ یمینا نے اسے آگے بڑھ کر اٹھایا، قرون سے ٹیک دلوا کر بٹھا کر اس کا منہ دھلوانے کے لیے پانی لائی۔ منہ دھلا کر تولیے سے اس کا چہرہ خشک کیا، پھر اسے دودھ کے ساتھ سلائس دیے۔ وہ بمشکل ایک ہی کھا سکا، پھر دوائی کھا کر وہ لیٹ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اپنی پیشانی پہ محسوس کی۔ اس کے بعد وہ خنکی میں ڈوب